स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग मेथड्स। सॉल्विंग मेथड में जो है बच्चा हमें मल्टीपल मेथड्स पढ़नी है। कल मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था भी इस चैप्टर का कि हमें क्या क्या मेथड्स पढ़नी है, जिसमें से आज जो है हम एक पहली चालू करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूं, ठीक है। दो मेथड के नाम आपको बताता हूं मैं। साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे अपन, और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स के नाम आपको बता रहा हूं। ऐसे ज्यादा है, अभी दो के नाम बता रहा हूं, उसमें से एक आप चुनना जो अपन आज से चालू करेंगे, ठीक है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। आप बच्चे लोग बताओ आज किससे चालू करें? किसी से भी कर सकते हैं, सबका एक ही निकल के आ रहा है। मेजॉरिटी मीन्स बताओ, सब्स्टिट्यूशन वाले हाथ ऊपर करो। अरे वाह, मेरे को लगता है जीत गया सब्स्टिट्यूशन, यही पे दूसरा पूछने की जरूरत ही नहीं है ना। एलिमिनेशन वाले हाथ ऊपर करो। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ध्यान दे बेटा, उससे पहले ये समझो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होते क्या है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो समझ गए कि क्या चीज है। मैं आपके सामने अगर कोई इक्वेशन लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं यही से एक इक्वेशन उठा लेता हूं, ठीक है, आपके बुक से, और उसको आपके सामने लिखता हूं। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, पहले ये समझो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है। तो इसकी सॉल्विंग मेथड पढ़ेंगे, जो पूरे चैप्टर में हमको वही पढ़ना है, फिर अलग अलग मेथड्स पढ़नी है। पहले ये तो समझ लो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन? साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, इंग्लिश में अर्थ क्या है? एक साथ, इकट्ठा। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। अब ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस हमें देखने, ठीक है, एक साथ हमें दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं, जिसमें उन दोनों ही इक्वेशन के x और y की रिस्पेक्टिव वैल्यू सेम होगी। बूम, क्या बोल दिया सर। मान लो अपने पास एक इक्वेशन है, बहुत ही साधारण सा इक्वेशन बनाते हैं मैं की हेल्प लेकर के। मान ले एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अरे हो सकता है क्या? कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन मैं को पूछ लेते, कोई एक बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। 2x करूं, 2x करूं, दिक्कत हो जाएगी। इसको बढ़ा देता हूं फिर, ठीक है। हाँ नहीं चलेगा ना, चलेगा ना। 2x, हाँ बैठ रहा है क्या? चेक कर, बैठ रहा है क्या? हाँ हो गया तो बता दे। यहां पे x और y 6 है। लो 6 ले लिया, कुछ अच्छा लेते ना। हाँ अलग लेते हैं, चलो कोशिश करो और चलो आप लोग मजे लो, इट्स ओके। हाँ हाँ प्लस वाई किया, हाँ चार और 8 बराबर। चलो जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, मुझे पता है कोई नहीं समझ पा रहा होगा, शायद ही किसी को समझ आया। अभी अपन इसको समझते हैं, ध्यान दो। अब यहां पे आपके सामने अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो लीनियर इक्वेशंस लिखे हुए हैं, अरे यस और नो। अब पहले बच्चे को इतनी समझ आज आ चुकी है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, इतना तो आप कंफर्म बता सकते हो, अरे यस और नो। तो इस इक्वेशन को देख करके आपको तुरंत समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। आ गया कि नहीं आया?
अरे आया कि नहीं आया? तो लीनियर इक्वेशन, सेकेंड वाला भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो सारी कंडीशंस अपन ने पढ़ी होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाने के लिए, वो सब सेटिस्फाई करता। भैया इसके अंदर दो वेरिएबल्स है, उनकी पावर भी 1 है, जनरल फॉर्म में भी है, प्लस सी इस तरफ है, चलेगा, कोई बुरी बात। ये भी एक फॉर्मेट ही होता है ना, हम ax प्लस by इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। और आपको एक खास चीज बताऊं, जब हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली पढ़ रहे होते तब हम मोस्टली 99% ऑफ द टाइम इस ही फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हम प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, हम इधर का सी इस तरफ लेके आ गए, कांस्टेंट इज इक्वल टू के एक तरफ रखते हैं हम लोग, आ रहा है समझ? लेकिन तब भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, उससे उस पर कोई असर पड़ता? कोई असर नहीं पड़ता, चलेगा, कोई बुरी बात नहीं है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखना, मेरे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं आपको ऐसे ही पूछ लूं, इस इक्वेशन को बिना लिखे, कि बताओ यार यहां पे इस x और y का आंसर क्या होगा? क्या होगा x और y का आंसर? याद करो, कल भी ये कंडीशन अपन डिस्कस की थी। याद आ गया? और याद नहीं आया, आया उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा। आप सोच के बताओ ना, इसके आंसर क्या बनेंगे? भैया बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। 6 + 6 12 हो सकता है, 8 और 4 12 हो सकता है, 10 और 2 12 हो सकता है। x और y के अलग अलग आंसर कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। कोई फिक्स सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। अरे यस और नो? लेकिन पिक्चर में एक और इसका दोस्त आ गया। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों ही इक्वेशंस में, ध्यान से सुनना ये बात, जिसको समझ में आ गई उसका साइमल्टेनियस क्लियर हो गया, सुनना ध्यान से, फोकस इधर चाहिए पूरा। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं आपको बोलूं कि जितनी x की वैल्यू इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही होगी, उतनी ही x की वैल्यू इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रही है, और जितनी y की वैल्यू इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, उतनी ही y की वैल्यू इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इक्वेशन 1 और 2 में x का आंसर सेम रहेगा और y का भी आंसर सेम रहेगा। और जब मैं इस हिसाब से इन दोनों इक्वेशन को देखूंगा, तब आपको क्या लगता है अब इनके कितने पॉसिबल आंसर होंगे x और y के, जो कि पहले इनफाइनाइट थे? पहले इनफाइनाइट थे, मानते हो कि नहीं मानते हो? अब कितने होंगे? सिर्फ एक होगा। सोचो जरा। हाँ मतलब वही बेटा, x, y का। हाँ हाँ, एक मैं थोड़ा टॉपिक पढ़ा के एक क्वेश्चन कराता हूं, तब तक वेट करने के लिए बोलिएगा। हाँ, ये तब तक आप डिस्क्रिप्शन दो ना उनको 12th का पूरा। 12th का पूरा तो कैसे होता है हमारे यहाँ पे, है ना? यस। अब यार बड़ी गजब बात हो गई। देखो यार, ध्यान से देखो, जब अकेला इक्वेशन था तब इसके x और y के इनफाइनाइट आंसर्स बन रहे थे, यस और नो? लेकिन पिक्चर में एक ऐसा इक्वेशन आ गया साथ में, जिसमें हमने बोला इसकी x की वैल्यू इसकी x की वैल्यू सेम है। इक्वेशन जानबूझ के हमने ऐसा बनाया कि इसकी x की वैल्यू इसकी x की वैल्यू सेम है और इसकी y की वैल्यू इसकी y की वैल्यू सेम है। अब बताओ दोनों के कितने आंसर्स बनेंगे कॉमन? इकलौता एक ही बनता है, इंफिनिटी से सीधा एक पे आ जाता है। और इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अरे आ रहा है बेटा समझ? मतलब ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिनमें दोनों में x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम हो। x इज इक्वल टू y नहीं, अपनी अपनी x की वैल्यू और उन दोनों इक्वेशन की y की वैल्यू सेम हो। ऐसे दो इक्वेशन को, ऐसे जोड़ी को, ऐसे पेयर को साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है।
अरे यस और नो? आया बच्चे समझ? यहां तक सवाल किसी का कोई डाउट है क्या? बता दो। यहां तक की बात क्लियर है? आगे चलने के लिए तैयार? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब इसको समझने के लिए एक मेथड है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। मैंने आपको कल भी बताया था कि लीनियर इक्वेशंस को अगर ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो उसका ग्राफ कैसा निकल आता है? स्ट्रेट लाइन निकल आती है। जब मैं दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं पे जाकर के इंटरसेक्ट करती है। जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो उनका कॉमन पॉइंट होता है, इसलिए इकलौता एक ही यूनिक सॉल्यूशन बनता है। एंड देयर आर टू अदर कंडीशंस एज वेल। मैं आपको बता दूं, जैसे यूनिक सॉल्यूशन बनता है वैसे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस भी बनते हैं, और तीसरी केस नो सॉल्यूशन भी बनता है। इनकी लाइंस की तीन कंडीशन बनती है: इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसाइडिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसाइड क्या होता है आगे चैप्टर में पढ़ना है, तो सब्र करना, उसके लिए तो आपको वेट करना है, बहुत मजा आएगा वहां पे तो, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अभी के लेवल पे इतना समझ में आता है कि यार सर ये साइमल्टेनियस का मतलब हम समझ चुके कि दोनों ही इक्वेशन में रिस्पेक्टिव एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी। अरे यस और नो? इतनी बात में कोई दिक्कत? यहां तक का कोई सवाल? आपके जो डाउट का आंसर है वो ग्राफिकल मेथड देगा। कैसे देगा वो मैंने बता दिया है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर देने के लिए उस मेथड में जाना पड़ेगा। ओके, तो एग्जांपल के सहारे तुझे प्रूफ करके बताऊंगा मैं कि क्यों अकेला इकलौता वन आंसर बनता है, ठीक है। यस, अब देखना, मतलब आप ये भी सोच सकते हो, सोच के हिसाब से भी समझ सकते हो, अगर आपने उतना अपने आप को समझ पाए आप लोग, तो देखो कि यार दो इक्वेशंस में अपने अपने इंडिविजुअल इक्वेशंस को अगर मैं देखता तो इसके पॉसिबल आंसर्स इनफाइनाइट होते हैं, इसके अकेले के पॉसिबल आंसर्स इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वेशंस पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पे ऐसे लेवल पे एक पॉइंट पे आकर के एग्जिस्ट करते हैं जहां पे उनका एक कॉमन सॉल्यूशन होता है, और तभी जाकर के ऐसे दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस बोल पा रहे हैं, अदरवाइज बोलते भी नहीं। ये बहुत खूबसूरत बात है। थोड़ा और आप जब मैथ्स को जानोगे तो आप उसको फील कर पाओगे। अभी शायद आप सुन के छोड़ दोगे, लेकिन जिसने सीखा है उसको फील हो जाता है। महंग के चेहरे की हंसी नहीं रुक रही हो। यस, है ना महंग? कैसे वो अंदर तक फील हो जाता है ना, वो टच कर जाता है, लाइन टच कर जाती है तुरंत, देखते ही पता चल जाता है। यस, खैर मयंक बहुत होशियार, आप तुम ही अड़े, ऐसे कहीं नहीं है। मयंक ने 1 साल पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसको समझ आ रहा है, देखते उसको फील हो रहा है। तो इसलिए जब आपको मैं ये बातें बता रहा हूं तो वो सुनकर उसको हंसी आ रही है, उसको मजा आ रहा है। जबकि आपके चेहरे थोड़े थोड़े से मायूस है, क्योंकि सर ये क्या है, आप क्या बड़बड़ा रहे हो, पता नहीं चल रहा, सिलेबस पढ़ाओ ना चुपचाप। तो टेंशन मत लो, आपको भी आएगा। अरे यस और नो? सब आएगा, टेंशन नहीं लेने का। मैं जितना समझा उतना समझते समझते चलो सब आ जाएगा। जब वो पहले दिन आया था तो उसको भी कुछ नहीं आता था, आता था कह रहे। चलो अब एक स्टेप आगे चलते हैं। मैंने आपको, अच्छा इसका सॉल्यूशन चला गया, इसका अगर मैं चेक करके दिखाऊं आपको, सॉल्यूशन हमने क्या निकाला था सर? सॉल्यूशन कैसे निकाला? सॉल्यूशन निकालने के लिए मेथड पढ़नी है हमको, सच बताओ तो। लेकिन अभी क्योंकि हमने खुद ने मन से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट किया, तो मैं आपको बता दूं कि x की वैल्यू 4 और y की 8 रहेंगे तो दोनों इक्वेशन बैलेंस होंगे। चेक करके देखें। अरे सर नो, चेक करके देखो, ध्यान दो, इंटरेस्टिंग है, 2 मिनट रुको, आपको बहुत मजा आएगा आगे। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दी मैंने, x प्लस वाई इक्वल 12 है ना, 4, y की वैल्यू कितनी 8, 4 प्लस 8 इज इक्वल 12। होगा क्या बैलेंस भैया? होगा क्या बैलेंस? 4 और 8 12, तो ये काम करता है। चलो इस इक्वेशन में ट्राई करते हैं। क्या है? 2x है ना, 2 इंटू एक्स की वैल्यू बोल बेटा 4, यहाँ पे डाल दो मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस क्या है y कितना बेटा 8 इज इक्वल टू कितना लिखा मैंने, चेक करके देखे, सॉरी ये 12 था, 16 है, देखो भी मजा देखो, 2 4 जा 8 8 16 16 इज इक्वल टू 16, ठीक है। यस, 16 इज इक्वल टू 16, छोला भटूरा, ओके ठीक है। ये आपको प्रूफ करके दे रहा है कि भैया हाँ ये x की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और ये y की वैल्यू भी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये x और y का जो आंसर है ये दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। ये सिंगल आंसर, ये सिंगल आंसर, ये इकलौता आंसर, और कोई इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज नहीं, ये इकलौता आंसर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ
सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है। साइमल्टेनियस, एक साथ, इकट्ठा। इसको अलग अलग नाम है दुनिया में, ठीक है। इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ऐसे अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन है सब, अरे सर नो, है ना, है सब एक है, सबका मालिक एक है ना यहाँ पे। ओके, तो बात कुछ ऐसी है कि दोनों के रिस्पेक्टिव एक्स के और वाई के आंसर सेम होते हैं। ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहां हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहां हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अलग अलग नाम, एक ही काम। ओके, समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे। अब अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है ये अच्छे से समझ में आ चुका है, जो कि मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ गया समझ, मुक्ता समझ में आ रहा है? हाँ, लीनियर इक्वेशन के बारे में जानती हो? क्या जानती हो? घबराओ मत, कोशिश करो। मैं गलत आंसर देने पे नहीं डांटता, आंसर ना देने पे डांटता हूं। गलत तो दे दो एटलीस्ट, ठीक है। हैशटैग सर मेथड की लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनके एक्स और वाई के आंसर्स निकालने की ये मेथड्स होती है। मतलब आपको इस चैप्टर में सवाल की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में जो चीज देखने मिलेगी वो होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब एग्जामिनर आपको दो इक्वेशन छाप के दे देगा सामने, बोलेगा बता इसके एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। चिंदी काम है, बहुत चिंदी काम है, बहुत आसान काम है, बिलीव मी। तो सिंपल प्रोसेस है, तरीका है, उसको फॉलो करना है, चीजें याद रखनी है कि हाँ सर क्या क्या करना होता है, जो समझाऊंगा अभी, और हर बार वही चीज करनी है हर एक इक्वेशन के साथ। कुछ एक्सेप्शनल इक्वेशंस हो सकते हैं, उनमें अलग तरीके से आपको थिंक करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ वो बाय प्रैक्टिस वो भी आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से सुनना, ध्यान देना और समझना कि क्या होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे काम आती है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल उठा लेते, पिछला वाला उठा ले। देख बच्चा, ये एग्जाम्पल खुद अपन ने बनाया था, यस और नो? मैंने कहीं का छापा, मैंने अपन ने मन से, मयंक ने और मैंने मिलके बनाया, उसको अकेले को क्रेडिट नहीं दूंगा, एक महीने बनाया कुछ, हम दोनों ने मिलके बनाया। अरे यस और नो? अगर हमने पहले से इसका सॉल्यूशन चेक करके रखा है कि x कितना आता है 4 और y 8, तो जब अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तब भी अगर सेम आंसर आ गया तो मजा आ जाएगा। अरे यस और नो? तो सेम इक्वेशन कर दे, चलेगा? चल, किसी को याद रहेगा? चलो बताना, क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ओके, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एग्जामिनर ऐसे देता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी 1 2 मार्क करके देगा, नहीं देगा वो फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से सुनना, आज से आगे ये हालांकि आदत बना लेना, और ये आदत आपकी इससे आगे कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। ना छूटेगी, मैं तो जानता हूं छूटेगी नहीं, चिपक जाएगी आपके साथ ये आदत। कौन सी आदत सर, क्या बोल रहे हो? आंसर्स को बोर्ड के फॉर्म में लिखने की आदत। अब सारे ध्यान दो बेटा, मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला? ध्यान दे। अब अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन समझ में आ गया क्या चीज होती है। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के मदद से सॉल्व करना है। अब दो इक्वेशन जो आपको इस तरीके से दिए जाते हैं, अब प्रोसेस समझना। अब इतना क्लियर है कि भैया जहां पे x की इसकी जो वैल्यू होगी उतनी इसकी भी होगी, और y की इसकी जो वैल्यू होगी उतनी ही y की इसकी भी होगी, तभी तो ये साइमल्टेनियस है, ये बात तो फिक्स है। अब ये सॉल्व करके इसको x और y का आंसर निकालना है, तो ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलती है इस बात को समझो। जो भी इक्वेशन आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया जाएगा, हमारा पहला काम होना चाहिए वो चेक करो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। अरे यस और नो? है क्या? है, ठीक। दूसरा काम, क्या ये उसके जनरल फॉर्म में है? चेक करो, है। आप बोल रहे होंगे कि सर प्लस सी, नहीं, मैंने बोला जब सॉल्विंग किया जाएगा तो प्लस सी नहीं चाहिए, सी इस तरफ चाहिए, मतलब है।
अरे यस और नो? ये चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस फॉर्मेट में है क्या? यस सर, इस फॉर्मेट में है। तो दोनों ही इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, तो बढ़िया, ये भी चेक हो गया। और तीसरी आखिरी चीज जो हमें करनी है, इन दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख करके नंबरिंग करना है। बोलो क्या करना है? तो हम यहां पे लिखेंगे, ये अब हमारा सॉल्यूशन चालू होगा यहां से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये बना इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये बना इक्वेशन नंबर 2। अरे सर नो? यहां तक क्लियर? अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहां पे इस्तेमाल समझो। इस मेथड में हम दोनों इक्वेशन में से पहले तो किसी एक इक्वेशन को चुनेंगे। ध्यान से सुनो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, प्रोसेस समझो। दोनों इक्वेशन में से पहले किसी एक इक्वेशन को चुनेंगे और उस इक्वेशन को चुनने के बाद उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे। जाहिर सी बात है सर, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, उसके दो वेरिएबल्स होंगे। उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को चुनेंगे। ओके, ये हमें करना है। सर किसी को भी चुन सकते हैं क्या? किसी को भी चुन सकते हो। सर मैं इक्वेशन 2 को चुन लूं क्या? चुन ले। सर मैं उसमें से x को चुन लूं क्या? चुन ले। तो किसी भी वेरिएबल का चुनाव कर सकता है। 4 यहां पे पॉसिबिलिटीज है ना। इक्वेशन 1 के इस x को चुन सकते हैं, इक्वेशन 1 के y को, इक्वेशन 2 के x को या इक्वेशन 2 के y को। चारों में से किसी एक को पकड़ना है। अरे पकड़ने की बात समझ में आ रही है? कैसे करना है सुन, समझाता हूं, बल ध्यान दे। चारों में से किसी एक को पकड़ना है, लेकिन मास्टर आपको रिकमेंड करेगा कि हमेशा उसी का चुनाव करो जिसमें x और y का कोएफिशिएंट 1 होगा, वो ज्यादा बेटर हो पाता है। अच्छा बच्चा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, सबने बता दिया घर पे? किसी कोई दिक्कत? करे पढ़ाई चालू? अच्छा आते फिर एक बार वही पे, थोड़ा माइंड बहुत चीजों में खराब हो गया, चलो वापस अभी गेन करते हैं, ठीक है? आप तो यही पे थे, मेरा हो गया, ठीक है? कोई बात नहीं, होता रहता है ना। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद सर हमारा क्या काम है? मैंने बोला चुनाव करना है। भूल गए क्या? याद है क्या बोला था मैंने? चुनाव करना है। अच्छा किसको चुनना मैंने बोला? पहले तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चुनना है, ठीक है? और फिर उस क्या होता है? फिर उस इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को चुनना है। लेकिन हम चुन किसी को भी सकते हैं, दैट्स ट्रू। पर रिकमेंड, मास्टर रिकमेंड ये करेगा, मैं रिकमेंड ये करेगा आपको कि भैया जिस वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट 1 न जुड़ा होगा, अकेला x, अकेला y, अकेला y2 नहीं ले सकते हैं, करके वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन आसान तरीके से, अच्छे तरीके से, आंसर में गलती कम हो, इस वजह से हमें चुनना किसको चाहिए? जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा। बोलो जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा। अब ये देखो ऐसे कौन से वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है? पहले इक्वेशन में x y दोनों भी है और दूसरे इक्वेशन में y है। अरे yes और नो? अकेले ना 1y, अकेला 1y, 1 है कोएफिशिएंट। और सर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें कहीं पे 1 ना ही हो तो इट्स ओके बेटा, तब भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 ना हो तब भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड वही है, लेकिन आसानी तब होगी जब कोएफिशिएंट 1 होगा, तो जरा राहत मिल जाएगी। कैसे देखते, ध्यान दो। मान लो मैंने इक्वेशन 1 को चुन लिया। अरे सर नो? और इक्वेशन 1 में से चलो आपको ये चॉइस देता हूं, x को लूं या y को लूं? ज्यादा x आ रहा है भैया, x को ले लेते हैं। मैं यहां पे बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिलता है क्या? x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई। क्या ये झूठ बात है? क्या ऐसा कोई तो कोई दिक्कत होगी? सर यहां पे y प्लस था, इधर जाके माइनस कर दिया और सिंपली ऐसा लिख दिया, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। एक तरीके से मुझे x की वैल्यू मिली, लेकिन कोई नंबर की फॉर्म में मिली क्या? एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में मिली। कैसे मिली? एक्सप्रेशन। रहने दो, मैंने बोला मार्क कर लो, इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं। मुझे कुछ तो मिला, x कुछ तो मिला, कुछ तो। अच्छा कुछ तो मतलब क्या मिला बताओ? y की टर्म्स में मिला। अब सुनना ध्यान से, यहां पे इंटरेस्टिंग बात, इसी कारण से इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन बनता है। कैसे, ये अब आपको फील होगा। ध्यान से सुनना, मैंने बोला x का आंसर मिला, लेकिन x का आंसर किसके टर्म्स में मिला? y के टर्म्स में मिला। x
लेकिन y की टर्म्स में मिला। अब ध्यान से एक बात को याद रखो, अगर आप लोग इस x का या मतलब किसी भी वेरिएबल का, अपन ने x चुना वो बात अलग है, चेक कर, अपन ने वेरिएबल जो चुना वो किस इक्वेशन से चुना? अरे x की वैल्यू मैंने कहां से निकाली? इक्वेशन 1 से निकाली। अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन 1 से उठा रहा हूं तो सब्स्टिट्यूट उसको मैं 2 में करूंगा। अरे यार ये सुनो, अगर 1 से निकालता हूं तो 2 में करूंगा सब्स्टिट्यूट, और अगर 2 से निकालता तो 1 में करता। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो अब इस वाले केस में क्या करेंगे? 1 से निकाला अपन ने, इस x की वैल्यू को कहां से निकाला? 1 से निकाला, तो सब्स्टिट्यूट कहां पे करेंगे? 2 में करेंगे। और ये सब्स्टिट्यूट किया जाता है, इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अब ध्यान से सुन, मैं बोलता हूं यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब बोल बेटा, इक्वेशन 2 क्या है? 2x। सर 2x है, लेकिन x की वैल्यू क्या है? क्या ऐसा लिख दूं? 2x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 इंटू ये x की वैल्यू मैंने डाल दी, तो मैंने बेसिकली ये वैल्यू जो मैंने 1 से निकाली थी कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी? 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी। आगे क्या है? प्लस y इज इक्वल टू क्या है? 16। सर ऐसा क्यों किया? किसी ने पूछ लिया, सर ऐसा क्यों किया? मैं क्यों आपकी बात मानूं? ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था ना, अब वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो कैसे। देख जरा बेटा, इसको सॉल्व कर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 12 जा, अरे यस और नो, 2 इंटू माइनस वाई माइनस 2y, आगे क्या है? प्लस y इज इक्वल टू क्या है? देखो x का नामो निशान ही, तो x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में आने की वजह से x ही खत्म हो गया, पूरा इक्वेशन y में आ गया, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल की वैल्यू चुटकी में निकल के आएगी। कैसे? देख 24 ऐसे रखता हूं मैं, माइनस 2y प्लस वाई माइनस, अरे भैया साइन कन्वेंशन बार बार सबको आता है अच्छे से, तो ये आ गया, ये माइनस 2y प्लस वाई क्या बनेगा? माइनस प्लस माइनस, 2y में से 1y गया, कितना बचा? y, लेकिन साइन बढ़ेगा, बड़ा किसको है? 2 माइनस, तो माइनस y बचा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 2y प्लस वाई माइनस y। ये आता है सबको? अरे आता है क्या? नहीं आता तो एक्स्ट्रा मिलके, अभी शर्म हमारी बताने की, एक्स्ट्रा मिलके ये भी सीख लेना, सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात। चल इज इक्वल टू क्या है बच्चे? 16। अब माइनस वाई को ऐसे ही रखा, 16 को ऐसे ही रखा, ये प्लस 24 जाकर के माइनस 24 किया, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिला? कितना मिला? माइनस 8, माइनस माइनस मर गया, वाई कितना मिला? क्या बात है सर, वाई का आंसर आ गया। अच्छा ये y का आंसर वही था क्या जो अपन ने देखो डिसाइड किया था? देखो अपन ने जो इक्वेशन बनाया था, y देख कितना है, अब x कितना आना चाहिए वो भी चेक करते, चलो वो भी चेक करते। देख बेटा यहां पे ध्यान दे, x की वैल्यू निकालने के लिए ज्यादा टेंशन ही नहीं है, यहां पे सीधा इक्वेशन 3 में देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या बोल सकता हूं? x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई। सर y कितना है? 8 है सर, तो x कितना मिलेगा? 12 माइनस 8, ले x भी मिल गया। अरे सर नो, वही आंसर आया जो अपन ने खुद इक्वेशन बनाया था, क्वेश्चन भी अपन नहीं बनाया, उसका सवाल को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भी अपन नहीं बनाया, और दोनों मैच हो गया। अरे मजा आ गया सर नो, चिंदी है, कोई कॉम्प्लेक्स काम, सब आसान है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दोनों इक्वेशन समराइज कर रहा हूं एक बार, दोनों इक्वेशन दिया होगा, दोनों को नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करके चुनाव करो, देखो किसको पकड़ सकते हैं इसमें से किसको। देख भाई हमेशा जिसका मैंने बोला कोएफिशिएंट 1 होगा उसको लेना बेहतर काम है, अगर नहीं होता तो भी कर पाएंगे, वैसा भी एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, या तो इसी क्वेश्चन को दूसरा ये वाला लेकर के भी करा के दिखाता हूं, ठीक है। तो फिर उसको चुनने के बाद अपने क्या किया, उसकी वैल्यू जिस इक्वेशन से ली दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 से ली तो दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया, दूसरे से लेते तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते, इजी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया, उसको सॉल्व किया, आंसर आया, आंसर उठा करके इसमें फेंक दिया, दूसरा आंसर भी आ गया, x y मिल गए, खत्म खेल। दो इक्वेशन दिए थे, उनके x की y की वैल्यू निकालनी की थी, निकल गई। लास्ट में आंसर हमेशा इसे लिखते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में x, y इज इक्वल टू 4,
8। छाप ले बेटा, चल ये छाप ले अच्छे से। अच्छा ये कराया था आपको वैष्णव भैया ने, ठीक है। आगे चलो मैं अभी, फिर अभी आपको मैं, आप ये बताओ क्या ये वाला करके दिखाओ या अलग क्वेश्चन कराओ? अलग क्वेश्चन में वैसा कुछ करके दिखाओ जहां पे वन कोएफिशिएंट नहीं होगा, चलेगा? चलो ये एक्स कर लो फिर तुरंत में। सबने लिखा? चल ये श्रीधर बोल रही है, सब कैसे हो गए क्या? अरे यस और नो? हाँ, नींद आ रही है क्या? भूख लग गई? अभी बैठो, अभी बैठना पड़ेगा 40 मिनिट। हाँ काय का बरं आता तू नंतर नोट कर मग का, आता एकट्याच सगळ्याचे एकट्यासाठी सगळ्यांना थांबायला नको, पुढे जाऊ, तसं पण वेळ आज वेस्ट झालेले। हाँ कॉल मैम ने देख लिया। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। चलो ये एक क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है, और ये हो गया, पहले तीन हो गया, ठीक है। कोई डेंजर करो क्या थोड़ा, लेकिन समझ पाओगे ना? है चल ठीक है। 1/3x प्लस वाई, अच्छा ज्यादा हो गया क्या? अबे यार चिंदी है, इतना कुछ नहीं है। चल ठीक है, एक सिंपल करते हैं, अपने पास टाइम अभी थोड़ा और। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, और x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन मिल गए। क्या करना है हमें सर? बोलो क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है। कौन सी मेथड का इस्तेमाल करके? सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके। फिर वही बात, सबसे पहले चेक किया दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या? हाँ। फिर चेक किया दोनों जनरल फॉर्म में है क्या? हाँ। फिर चेक किया, नहीं अब लिखना पड़ेगा, दोनों को नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करेंगे। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 बोल दिया इक्वेशन नंबर, अरे बोलते रहने का बेटा, इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानबूझ के, हालांकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 वाला एक वेरिएबल है, होशियार बच्चा उसी को लेगा, लेकिन हम क्योंकि चेक करके देखना चाहते हैं, अगर वो 1 वाला नहीं लिया तो वो क्या, तो दिखते करके। बताओ 3 है, कौन सा उठा लूं? किसी एक को तो निवड़ना पड़ेगा भाई। कौन सा? 5 है? 5x। तो इक्वेशन 1 से 5x को उठा लूं? तो बोल सकते फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, बोलो क्या, 5x इज इक्वल टू -3 2y, प्लस 2y था, इधर जाके -2y हो गया। लेकिन मेरे को x चाहिए, 5x चाहिए क्या? तो x बन जाएगा -2y -3 अपॉन 5। थोड़ा उल्टा पलटा लिखे जाने से चलेगा, उससे कोई फर्क पड़ता? कम्यूटेटिविटी बोलते हैं इसको। ओके, तो मेरे को x की कुछ तो वैल्यू मिली, थोड़ी गंदी दिख रही है लेकिन मिली। अरे यस और नो? इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे? 3 बोल देंगे। अब फिर वही काम, ये वैल्यू मुझे मिली कहां से? मिली कौन सी इक्वेशन से? नाम सार्थक, इक्वेशन 1 से मिली। इक्वेशन 1 से मिली है, डालूंगा कहां पे? इक्वेशन 2 में डालेंगे, है कि नहीं? तो उठा लिया इस वैल्यू को, डाल दिया इक्वेशन 2 में। बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, नाम है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिखना जरूरी है। क्या है सर? SUBSTITUTING, सब्स्टिट्यूटिंग। लंबा है लेकिन लिखना पड़ेगा। सब पुटिंग भी बोलते हैं बच्चे, वो भी चलता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। बोल इक्वेशन 2 क्या है? x प्लस 5 है, लेकिन x की वैल्यू तो ये डालनी है मुझे, तो क्या बनेगी ये? -2y -3 अपॉन 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 4। सर ये क्या लिख दिया, ये कैसे सॉल्व करें? ये कैसा सॉल्व करते हैं सर? ये तो बड़ा गंदा दिख रहा है। बहुत आसान है, टेंशन लेने का। अब यहां पे इसको एज अ मिक्स फ्रैक्शन आपको देखना आना चाहिए। क्या बोला मैंने? एज अ मिक्स फ्रैक्शन इसको देखना आना चाहिए। तो आप ऐसे
ऐसे समझो कि ये आपके लिए एक पूरा फ्रैक्शन है, जैसे a अपॉन बी। जिसको नहीं पता उसके लिए थोड़ा बेसिक से सिखा रहा हूं, ध्यान दे दे। और ये कोई चीज है जो ऐड हो रही है d। तो इस केस में जो ऑपरेशन किया सॉरी, इस केस में जो ऑपरेशन किया जाता है वो ये होता है, a को ऐसे ही रखना है, प्लस साइन जो बीच में उसको भी ऐसे ही रखना है, b से d को मल्टीप्लाई करना है, bd बनेगा, और होल डिनोमिनेटर करके b लिख देना है वापस। इस ऑपरेशन का ये जो पार्ट है इसी को हम कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से 7-6 में पढ़े होंगे। देखो सोचो, ठीक है, आ रहा है समझ बेटा? तो ये काम हमें यहां पे करना है। करे, ये ऊपर वाला a ऐसे ही रखते हैं, -2y -3 रख दिया, रख दिया। फिर बोला मैंने ये b इस d को मल्टीप्लाई, यानी कि ये 5 इस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन ऐसे ही रहेगा। बीच में साइन कौन सा है बेटा? ये कौन है? प्लस है ना, ये प्लस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये बनेगा 5 × 5y, 5 5 25y, क्या बनेगा? 25y। तो ये 25y बन गया, और होल अपॉन डिनोमिनेटर लगा करके इसी b को वापस लिख देना है, जो कि 5, ठीक है। और इज इक्वल टू के बाद क्या है? 4। अब ये पूरे को डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक तरीके से क्या बचा? -2y -3 + 25y इज इक्वल टू 4 × 5। अभी मैं ज्यादा स्टेप्स डिराइव कर रहा हूं आपके लिए, आप इसको डायरेक्ट 20 करके भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं वही रिकमेंड करता हूं कि आप सारी स्टेप्स करो, है ना, शुरू में आदत लगने दो। तो ये होगा फिर आपका, क्या बताओ? -2y + 25y इज इक्वल टू 20 + 3। सर क्या ये कर दिया? देखो 2y को ऐसे रखा, -2y को, प्लस 25 भी ऐसे रखा, इसके साथ -3 इधर ले जाके +3 कर दिया, 4 5 20 हुआ था। अरे आए बच्चे समझ? कोई मुश्किल काम? समझ में आ रहा है कनक? पक्की बात? हाँ बच्चे, कौन सा वाला समझो? ये वाला, ये वाला कि ये वाला? ये अपन ने -2y को ऐसे ही रखा, ये +25y ऐसे ही रखा, -3 था LHS में, RHS में जाके +3 हो गया, ये +3 हुआ, और ये 4 5 20 हुआ था, है ना। तो इस जगह पे 20 ऑलरेडी है, ये -3 जाकर के सिर्फ +3 हो गया, इतना ही किया। आ रहा है समझ? अब क्लियर है सबके लिए? अब सिंपल है, -2y + 25y, इसी को आप ऐसे समझो, 25y -2y, 25y में से 2y चले गए, कितने y बचे? 23y बचे, इज इक्वल टू 20 + 3 23, y क्या बचेगा? 23/23। अरे बोलो y कितना मिला? 1 मिला, खत्म खेल। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद का काम कोई मुश्किल काम है, क्योंकि y मिला है, y को उठा करके इस इक्वेशन 3 में डाल देंगे तो सीधा x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू है ना, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ x इज इक्वल टू में क्या? अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। अब मैं स्किप कर रहा हूँ, आप देखो क्या लिखेंगे, -2y है ना, y की वैल्यू कितनी? 1 -3/5। बोलो x इज इक्वल टू -2 1 × 2 -3/5 इज इक्वल टू -2 -3 -5/5, मतलब ये बना -1। तो एंड में अपने को x, y इज इक्वल टू क्या मिला? -1, 1। हमेशा पहले x फिर y, ठीक है। अरे आ रहा है बच्चे समझ? कोई बुरी बात? सबको आ गया? जल्दी से छाप लो। फिर एक सवाल आपके लिए। अच्छा, कल जाके घर पे पढ़ा था आप लोगों ने? अच्छा, सबने पढ़ा था? जो कल पढ़ाया था वो सब? किसी ने लेक्चर भी देखा क्या? नहीं, जरूरत पड़ी नहीं होगी वैसे, क्योंकि पहले अटेंड किया है तो, लेकिन जिसने नहीं किया है वो जरूर देख लेना, ताकि कुछ मिस ना हो जाए, है ना। यस। और जैसे मैंने शुरू में बोला, हमें लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तो बेटर है, क्योंकि डबल हम टाइम क्यों वेस्ट करें एक ही चीज को पढ़ने में? इतने आवारा, इतने वेले नहीं बेटे, अपन पट प्रोग्रेस करने वाले लोग हैं, ठीक है। अपने को भैया एक चीज को एक ही टाइम में अच्छा पढ़ के चलना है, ताकि अपन प्रैक्टिस में अपना समय लगा पाए। हर बार वही चीज पढ़ते ही बैठोगे, कितना पढ़ोगे भाई? रिजल्ट तो बन नहीं रहा, सिर्फ पढ़ी जा रहे हो, लेक्चर ही देखे जा रहे हो। बहुत बच्चे आज के लिए करते हैं, ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन बहुत बढ़ चुका है बच्चों का, मैं समझा रहा हूँ, समझते नहीं है, ठीक है। शुरू से आपको वार्न कर रहा हूँ, ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन में ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। हालांकि डीसीसी की खुद की भी ऑनलाइन फैसिलिटी, लेकिन तब भी मैं बोल रहा हूँ मत करना, मेरे को नहीं चाहिए। आप मत देखो यूट्यूब पे मेरे वीडियो, वेबसाइट पे व्यूज कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट बनना चाहिए मैन, ठीक है। जरूरत पड़ी तो ही देखना, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है।
और मिस हो जाता है तो जरूर देखना, तब तो देखना ही चाहिए, फिर आपको और कैसे करोगे, इसके लिए वो बनाया भी गया है फैसिलिटी, राइट। तो उसका इस्तेमाल करो उस तरीके से, और रोज आज का काम आज पूरा करके ही सोऊंगी, उसके बगैर निवाला ही नहीं तोड़ना है, खाना ही नहीं खाना है। कुछ तो यार अपने को अपने ऊपर ऐसे क्या बोलते हैं उसको, रूल्स इंपोज करने होंगे, ताकि अपन सेल्फ ग्रोथ को अपने डिसिप्लिन के साथ मैनेज कर पाए। अदरवाइज आप जो है डिसिप्लिन भी नहीं होगा आपके पास, प्लान भी नहीं होगा, टाइम टेबल भी नहीं होगा, खाली रास्ते पे जंगल में भटकने की तरह भटकते रहोगे। तो हमें सर्टेनली अपने पाथ पे अच्छे से चलते रहने के लिए कुछ ना कुछ अपने लिए प्लान करना चाहिए, खुद को अलग अलग चैलेंजेस देने चाहिए। खुद को चैलेंज करोगे तो उस चैलेंज को तोड़ने के लिए, खुद को ही हराने के लिए आप दिन ब दिन जीतते जाओगे। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझना। जो बंदा खुद को हराना सीख गया, हर घंटे हर मिनट हर दिन खुद को हराए जा रहे हो, खुद के ऊपर मात करके जीत रहे हो, तो भैया बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाओगे। लेकिन अनप्लैंड, इनडिसिप्लिन और अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ाई करोगे तो उसका कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा नहीं। तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार रोज, आज डे पढ़ लिया कल से बंद नहीं, 1 महीना पढ़ लिया बाद में बंद नहीं, पहले दिन यही समझाया ना मैंने, कंसिस्टेंसी के साथ डे 1 से लगातार पढ़ते रहना है। आपके मन में जो नंबर होगा, लिटरली जो नंबर आप 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज ला सकते हो, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, सब्जेक्ट में अपने स्कोर बनते ही बनते बच्चों के, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, 100% आप लेके आ सकते हो। आप स्कूल, डीसीसी, पुणे जिला, यहाँ तक नहीं, आप ओवरऑल महाराष्ट्र में एसएससी में पूरा टॉप मार सकते हो, आप ओवरऑल सीबीएसई में, सेंट्रल में, आप पूरे दिल्ली रीजन में, पूरे इंडिया में टॉप मार सकते हो। आपके पास स्काई इज द लिमिट। बस मेरे को मेहनत करने वाला लड़का चाहिए, तो मेहनत करने वाली लड़की चाहिए। सर इस लड़के को क्यों बोल रहे हो सर, हम भी तो बैठी है मेहनत करने वाला बंदा चाहिए मेरे को, ठीक है। आप मेहनत करो, आपको कैसे लेके जाने का ऊपर मेरी जिम्मेदारी है, बस आपकी मेहनत होनी चाहिए। बिना मेहनत के आप बोलोगे नहीं सर मैं सिर्फ लेक्चर आके बैठ के जाऊंगा 2 घंटा मेरा सब आ जाएगा, नहीं आएगा। कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। आज अगर 2, 3 सवाल, 4 सवाल बोर्ड पे कराएंगे, ऐसे और 10 सवाल घर जाके करने पड़ेंगे। और जो करेगा उसको वापस बोर्ड तक कभी नहीं भी किया ना, तो भी अपने मसल मेमोरी होती है, अपनी दिमाग में अपने बैठ जाता है, अपने जहन में वो चीज आ जाती है। अपन बाद में भी करने बैठे ना, अपने को सब निकल आता है हाथ से, ओवरऑल सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, हाथ भागने लग जाता है अपना अपने आप, सारी स्टेप दिमाग में अपने मसल में भी स्टोर होती है कुछ बातें, आ रहा है समझ। तो वो आदत बन जाती है। अब जैसे मैंने अभी तभी आपको बताया कि ये बच्चे देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप अभी भी पूरा सॉल्यूशन लिख रहे थे, क्यों? बैठ गया है उनके दिमाग में, उनके बॉडी में फिट हो गया है। अब वो ऐसा गंदा सॉल्यूशन लिख ही नहीं पाएंगे, उनको आदत ही वैसी लगी है, वो सॉल्यूशन निकलेगा अच्छे से ही लिख के निकालेगा पूरा बोर्ड फॉर्मेट में, अरे यस और नो, वैसे बैठ जाता है। और वो जरूरी है, ठीक है, और वो एक टाइम बाद हो जाता है, क्या बोलता है बैंक, हो ही जाता है। तो आंसर्स को अपने हमेशा, मैं आपको डे 1 से समझा रहा हूँ, बोर्ड की फॉर्मेट में लिखना है। अच्छा मैंने थोड़ा सा गंदा लिखा है अभी क्योंकि हम जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आए, ठीक है, सारी स्टेप्स वेल मेंशन हो, जहां पे नेसेसरी वहां पे देयरफॉर का साइन, डब्बा, इक्वेशन मार्क करना, ये चीजें हो। ये ऐसी छोटी मोटी बातें आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर इंसान बनाएगी। बोर्ड्स के लिए आपकी पेपर राइटिंग कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको डे 1 से पढ़ा रहा हूँ। मैं वो शिक्षक नहीं हूँ बोर्ड के पहले आपको बोलूंगा नहीं अभी आपके अगले महीने एग्जाम है, आपको ऐसा ऐसा बोर्ड पेपर लिखना चाहिए। आज से ट्रेन कर रहा हूँ, डे 1 से सिखा रहा हूँ बोर्ड पेपर कैसे लिखना है, ठीक है। डे 1 से सिखा रहा हूँ आंसर कैसे लिखनी चाहिए, वैसे ही फॉलो करो। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 100 आउट ऑफ 100 सालों से लेके आ रहे, ठीक है। मेरे को अपना रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं, आपको सब देख दिखा कि यहाँ पे आए हो, ठीक है। तो उसमें कोई शक, उसमें कोई दोहरा नहीं है। ऋषिकेश के सर के पढ़ाए हुए, माधुरी राम के, अश्विन राम के, डीसीसी के पढ़ाए बच्चे आउट ऑफ स्कोरर रह चुके, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके, सब बड़े बड़े नंबर फाड़ रखे बच्चों ने। ये रिजल्ट कहाँ से आ रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमने पढ़ाई इसलिए आए, बच्चों ने मेहनत की, लेकिन हाँ उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है। हम वो चीज़ उनको गाइड किए, हमने उनको सिखाया कि भैया लिखना कैसे है, उनको कैसे सॉल्व करना है, कुछ ना कुछ तो हम टीचरों का रोल है ही है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही खाली है। लेकिन हाँ बच्चे की मेहनत होगी तो ही वो हो पाएगा, वो भी उतनी सच्चाई है। तो हम भाग्यशाली कि हमको अच्छे अच्छे बच्चे मिले इतने सालों में जिन्होंने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स बनाए और हमें उनको पढ़ाने का मौका मिला। अभी मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करके रिजल्ट बनाओगे। अरे यस और नो, आ रहा है समझ? चलो करोगे ना मेहनत? अरे कितने लोग करेंगे यार? हाँ कनक को नहीं करनी क्या? चल अब एक क्वेश्चन और, लेकिन वो आप करोगे, चलेगा? अब मेरे पास 5 ही मिनट बचे शायद से, आप जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को करो, फिर अपन आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। ऑलराइट? यस, 1 सिंपल ही देता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन सबने करना है, सबको आना चाहिए ऐसा देता हूँ, और सबने करना ही है। देख बेटा क्या बोलता है, देख ले,
देख बच्चे क्या बोल रहा है कि हम टारगेट डिस्कस करो तो ये बोलता है बेटा आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है। देखते हैं कौन पहले आंसर निकालता है और सबसे एक्यूरेट और करेक्ट आंसर बताता है। ठीक है, सभी स्टेप्स करके बोर्ड फॉर्म में आंसर चाहिए तो बोर्ड फॉर्म में चाहिए मेरे को। हाँ यस, पूरा एंड तक, लास्ट का वो देयरफॉर ब्रैकेट में x, y सब कुछ। यस क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ वैसे नहीं, मेरे को पूरा लिख के, हाँ बोर्ड फॉर्मेट में लिख के चाहिए। ऐसे सब लोग नोटबुक पकड़ो जरा, मैं देख लूँ जरा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आसान दे दिया इस बार मैंने। ओके, देयरफॉर का साइन डब्बा निकालो बेटा तुम, देयरफॉर का साइन बनाओ उसमें, देयरफॉर ऐसा तीन डब्बा, तीन डॉट। हाँ वो डब्बे के बाहर बनाने का, जैसे कैसे कहाँ ऐसे बनाते देयरफॉर का साइन और ऐसे डब्बा लगाते पूरे को। कुछ कुछ बच्चे ऐसा डब्बा बनाते, ये डब्बा नहीं बनाना है, इज इक्वल टू के इस पर डब्बा नहीं बनाना है, पूरे चीज को डब्बा बनाना है। हाँ दिखाओ भाई, सबने दिखाया नहीं? अरे हैंडराइटिंग अच्छा निकाल भाई, आ रहा बेटा, आ रहा। हाँ ठीक पकड़ना। हाँ सिंह तू नहीं दिखा। हाँ ठीक है, अभी भी आपको थोड़ा क्लीन निकले की जरूरत है। मेरे पास एक बच्ची थी ऋतुजा चंदनकर नाम की, रिजल्ट देखा होगा आपने ना, वो 98 वाली। हाँ उसकी कभी नोटबुक देख लेना भाई, उसकी नोटबुक, मैं उसको बोलता था तू नोटबुक नहीं लिखती है, तू टेक्स्ट बुक लिखती है। बेहद सुंदर राइटिंग थी, बेहद। मैं नहीं चाहता हूं आप लोग ऐसे लिखो, किसी किसी की एक्सेप्शनली होती है, मैं समझ सकता हूं, मेरी खुद की अच्छी राइटिंग नहीं है, आप देख ही सकते हो, लेकिन कोशिश अच्छी लिखने की सब करो। उसके राइटिंग में खास बात ये थी, बिल्कुल ही अच्छे मायने में उसका, अगर ये इज इक्वल टू इधर भी नहीं जाएगा, ये इधर है ना तो ये इधर भी नहीं जाएगा, उसका इधर ही आता था बराबर बराबर सारे स्टेप्स, ऐसे दिखता ना सुंदर हो। ये कहीं ना कहीं पे तो मैटर करता है, हमारे पेपर की सुंदरता हमें बनानी चाहिए, तो आपको बोर्ड में समझ आएगा, अभी नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी कोशिश आप अभी से आदत डालो तो एंड तक आप पक्के निकल जाओगे, बढ़िया एकदम तैयार हो जाओगे, एकदम वर्किंग मॉडल। ठीक है, डन है क्या? चल ठीक है, आज के लिए रुके यहीं पे। ऑल राइट सब बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, सी यू टुमारो। घर पे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस और कल आ जाओ।